बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और बात हम करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट की स्क्वाड का में तब्दीली हुई कल, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हनीफ खान साहब हॉकी के ग्रेट हॉकी प्लेयर हैं, उनसे हम बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में प्रोग्राम के सेगमेंट में मैं आपको लेकर चलूँगा स्नूकर के एक क्लब में जहां पर नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है। तो खैर बात शुरू करते हैं क्रिकेट से। वर्ल्ड कप की स्क्वाड में 4 तब्दीलियाँ हुई हैं। आज शुएब मलिक की एंट्री भी हुई और कल सरफराज अहमद की एंट्री हुई थी। मज़ीद भी आउट कौन गया हुआ है, खुशदिल शाह बाहर गए हैं, हसनैन बाहर गए हैं आज़म खान के अलावा, और सुहेब मकसूद इंजरी के बायस बाहर गए। मज़ीद हम बात करते हैं। आलिया रशीद मेरे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, इनकी इंट्रोडक्शन पे वक्त ही मेरा ज़ाया होगा। आलिया रशीद कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आसिफ। आपने T20 टूर्नामेंट भी देखा, काफ़ी करीब से देखा। ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इनको आप कैसा देखती हैं? ये जस्ट हैं, ठीक हैं? मेरे नज़दीक तो ये बहुत ज़रूरी थी ये तब्दीलियाँ और बहुत अच्छी हैं। उसकी वजह ये है, ये नहीं है कि जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं खुदा ना खास्ता वो कोई टैलेंटेड नहीं थे या उनमें किसी चीज़ की कमी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज़म खान की जगह सरफराज को रखा गया है। जब आप वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं तो आपके दो कम से कम ऐसे ज़बरदस्त विकेट कीपर ज़रूर होने चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सकें और जो कि डिपेंडेबल बैट्समैन बन सकें। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि सरफराज जो है वो डिजर्व करते थे। हसनैन की जगह हैदर अली आए हैं और फ़खर जो है वो खुशदिल की जगह आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली खुशदिल की भी परफॉर्मेंस हमने देखी T20 में, इस नेशनल T20 में आपने देखा आजम की भी, फ़खर की भी। ये सारे प्लेयर्स जो ड्रॉप हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, बल्कि ड्रॉप तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि खुशदिल तो और धानी और उस्मान कद्र तो ट्रैवलर्स रिजर्व जी में जी शामिल हैं, जी। वो जा रहे हैं तो अच्छा है, उनको एक्सपोजर भी मिलेगा। लेकिन नेचुरली हैदर अली की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी जा रही थी और आपको लोग बल्कि इस पर बहुत हैरान थे कि हैदर अली को कैसे इन्होंने मिस किया है, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अप एंड डाउन थी। अब मगर बड़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने, बल्कि सेकंड हाईएस्ट बैटर हैं, स्कोरर हैं इस वक्त नेशनल T20 में वो, तो इसलिए उनका जो है वो बहुत जायज़ समझ में आती है बात। और उसके अलावा और फिर मोहम्मद हफीज़ हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, आसिफ अली भी हैं, शादाब हैं, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन, सरफराज, इमाद वसीम। तो ये अच्छी कॉम्पैक्ट टीम नजर आ रही है। पहले जो है ना हमने ये देखा था कि जो चारों प्लेयर्स थे जिनको डाला गया था वो सबके सब पावर हिटर्स के नाम पे और फेयरलेस क्रिकेट के नाम पे उनको इंक्लूड किया गया था। तो उस पर जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने काफी वजाहत भी दी थी, आजम खान के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी बात जी की जी जी, थी। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ। आज़म खान का स्ट्राइक रेट, अचानक से स्ट्राइक रेट इतना मतलब इतना मौजूद बहस बना था उस वक्त कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इनका है। तो अब वो तो बच्चा है, 22-23 साल की उम्र है, उस पर इतना प्रेशर? जी देखिए, प्रेशर तो गेम का, प्रोफेशनल गेम का हिस्सा होता है ना। जब कोई इतना बच्चा होता है तो वो अपने घर में रहता है, जब मैदान में आता है तो फिर सीना ठोक के आता है। तो आजम खान जब आए हैं तो वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और उनका स्ट्राइक रेट अपनी जगह, और जिस पे इन्होंने बात भी की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक रेट के ऊपर महज हमें ये जो लफ्जों के धोखे हैं इसमें नहीं जाना चाहिए, एवरेजेस भी देखनी चाहिए, टेम्परामेंट देखना चाहिए, सिचुएशन, जो गेम का प्रेशर लेना होता है वो कैसे होता है, गेम अवेयरनेस कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। फिर आजम के साथ तो प्लस एक जो है वो विकेट कीपिंग का भी वो है कि आप कितने ज्यादा एजाइल हैं, कितने अच्छे आप विकेट कीपर हैं, और बैटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है चूंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है T20 वर्ल्ड कप का, तो उसके लिए सरफराज का मुंतखब होना जो है वो कहीं बेहतर है। बेंच पर तो ही बैठेंगे, ज़्यादा चांस तो ये है कि बेंच पर ही बैठेंगे। तो बेंच पे कोई यंग विकेट कीपर होता तो वो ज़्यादा मुफीद नहीं होता? अच्छा, पता है मुझे हाँ चाहिए कि वो बेंच पे कम बैठेंगे। हफीज तो अगर आप कहीं पे भी, ये अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन वल्नरेबल भी हैं। तो अगर कहीं आपको यहाँ कमजोरी नजर आती है तो इनको इवेंचुअली सरफराज को खिलाना होगा और फिर वो बहुत अच्छा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो यूए की कंडीशन आपको पता है, लोअर स्लो विकेट हैं, पिचेस हैं, और उसके अलावा मास्टर हैं वो सिंगल लेने के, स्ट्राइक रोटेट करने के। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है सरफराज के वहाँ खेलने से। पर जरूरत के मुताबिक खिलाएंगे, जाहिर है आप 15 प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, जिसकी जहां जरूरत होगी अगर तो फिर खिलाया भी जा सकता है। ऐसा भी कोई वो नहीं मसला, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि वो लाजमी बेंच पे ही बैठे। ठीक है, सरफराज के एक्सपीरियंस की आपने बात की। एक और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शोएब मलिक। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि यूए की जो कंडीशंस हैं इसमें शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स ज्यादा कामयाब रहते हैं, क्योंकि
यहाँ पे बाउंस नहीं होगा, आपको मिलेगा, मूवमेंट उस तरह से नहीं मिलेगी। और हमारे पास जिस तरह से नीचे अगर आपको जाके कोई फिनिशर ऐसा हो जो जिसके पास तजुर्बा भी हो और जो नीचे के प्लेयर्स हैं उनको साथ खिला सके। चलें, अब तो क्रिकेट इस टीम के साथ उम्मीदें हैं हमारी, इसी टीम को हम बैक भी करेंगे। मैं कुछ और अब बात आपसे कर लूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। रमीज़ राजा साहब अभी कराची में, उन्होंने बड़े मसरूफ़ दिन गुजारे हैं, बड़ी उन्होंने बिज़नेस जो पर्सन हैं उनसे बात की है। क्या नतीजा निकलेगा इसका? ये होटल बना रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? रमीज़ राजा से पहले ये सेठी साहब भी कोशिश कर चुके हैं ऐसी, बाय द वे। जी, मेरा ख्याल है एक अच्छी जरूरत है, ये मतलब अच्छी कोशिश है। एक तो ये है कि वो प्रोएक्टिव बहुत हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है रमीज का, कि वो हर चीज चाह रहे हैं कि वो स्पॉन्सर हो और क्रिकेट में पैसा आए, वो पैसा क्रिकेटर्स की भलाई के लिए लगे, नीचे लगे। इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी जो कंपनीज हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, वो सपोर्ट करें क्रिकेट को और उनकी टीमों को। जो है जैसे आप देखिए रीजन की टीमें जो हैं इस वक्त जो नेशनल T20 में भी खेल रही हैं, मेरा ख्याल है हमारी सिर्फ 2 टीमों के पास स्पॉन्सर हैं। तो ये इसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछला क्रिकेट बोर्ड में जो साहब थे, पता नहीं अभी वो हैं या नहीं है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चल रहा। वो कमर्शियल की बात कर रही हूँ, डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हमीद की बात करें जी, बाबर हमीद साहब। उनके बारे में मुझे पता चला है कुछ, लेकिन मैं ऑन एयर आपको अभी नहीं बता सकता। वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है ऐसी। खैर जी, आगे चलें। जी, तो कहने का मकसद ये है कि वो उस तरह से नहीं बिजनेस जो है वो ला सके या उस तरह से नहीं वो कर सके जो कि उनको करना चाहिए था। यानी डायरेक्टर कमर्शियल के तौर पर बहुत बड़ा ओहदा था और बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है, लोग क्रिकेट में पैसा लगाना चाहते हैं। रमीज का भी यही बिलीव है, इसीलिए वो इस पर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये कोशिशें कामयाब हों, क्योंकि अगर सारी चीजें प्लेयर्स डेवलप भी करने हैं, आपने स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, तो इन सब के लिए पैसा तो चाहिए आपको। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, बिल्कुल कम वक्त है। वसीम खान साहब का दौर को आपने कैसा देखा, और अब वो क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जा रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। अलबत्ता जो खबरें हमने सुनी थी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई ऑफिशियल खबर आई है। ये तो वो है। मैं उनको एक तरह से कहती हूँ कि वो अनलकी आदमी थे। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन एक तो पेंडेमिक की वजह से, दूसरा जो चेयरमैन साहब थे उस वक्त के, उनकी वजह से, जो कि काफी कंट्रोल फ्रीक थे और डिसीजंस करने में 6-6 महीने लगाते थे, उसकी वजह से। और तीसरी बैड लक ये हुई है, जो इतनी कोशिशों और मेहनत से इंग्लैंड को राजी किया गया और न्यूजीलैंड को बुलाया गया, और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट जो डिसीजन हुआ और न्यूजीलैंड बगैर खेले वापस चली गई। इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती कि कोई आदमी इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा हो बैकडोर चैनल्स पे, और उसके बाद एंड ऑफ द डे जब वो दिन आए, जब वो टीम आए, तो पता चले कि वो किसी भी और वजह से वो टूर नहीं हो सका। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मुखलिसी से कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में स्ट्राइव करना कोई इतना आसान काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद, आपने तफसील के साथ बात की पाकिस्तान टीम सिलेक्शन पे, रमीज़ राजा की एफर्ट्स पे और वसीम खान के जाने पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू विद हनीफ खान।